दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बूढ़े पिता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनके चार बेटा और चारों बेटा बड़ी बड़ी पोस्टों पे। इसके बावजूद भी उस पिता को दूसरे गांव में एक पेड़ के नीचे अपना समय गुजारना पड़ रहा है, अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। जब दोस्तों आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 80 को क्रॉस हो रही थी, वो काफी दिनों से उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और वो जो पेड़ था वो सड़क के किनारे पे था, तो उस सड़क से जो भी व्यक्ति गुजरता है उसी से वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, कुछ खाने को मांग लेते, कोई पैसा दे देता, कुछ ना कुछ कोई ना कोई दे ही देता, जिससे वो अपना पेट भर लेते और उसी पेड़ के नीचे लेट जाते। दोस्तों उसी पेड़ के सामने एक बड़ा सा मकान था, बड़ा सा घर था। उस घर की एक महिला जो ये दृश्य देखती थी कि काफी दिनों से ये बुजुर्ग व्यक्ति इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आखिर में ये यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, खुले में सो जाते हैं क्या, इनका घर नहीं है? तो उस महिला को तरस आ जाता है। माधुरी नाम की महिला थी, तो वो क्या करती है, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में जाती है, उनके पास में जाके देखती है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है, हाथों पैरों में चोट लगी हुई है और बिल्कुल भी चल पाने की स्थिति में नहीं है। उसको बहुत ज्यादा तरस आता है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति से पूछती है माधुरी की, बाबा मुझे ये बताओ कि आप काफी दिनों से इसी पेड़ के नीचे अपना समय गुजार रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका घर नहीं है, आपके बच्चे नहीं, आपका परिवार नहीं है, कोई है नहीं, या है तो उन्होंने आपको मजबूर कर दिया इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए, या उन्होंने घर से आपको निकाल दिया? आपके साथ में क्या किया है जो आपको ऐसे दिन गुजारने पड़ रहे हैं? तो दोस्तों वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो कहता है कि बेटी मेरा नाम प्रहलाद है और मेरा जो घर है बहुत अच्छा मेरा परिवार था, मेरा घर था, हंसती खिलती फैमिली थी बेटा, लेकिन आज मेरे पास में कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतना कह के वो व्यक्ति रोने लगते हैं, जिनका नाम प्रहलाद था, उन्होंने अपना नाम प्रहलाद बताया था। वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी अब तुमने मुझसे पूछा है तो तुमको हम अपनी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों जो कहानी बूढ़े व्यक्ति ने बताई उस माधुरी नाम की महिला को, वो सुन के आप भी रो देंगे। वो प्रहलाद कहते हैं बेटी हम अपनी पत्नी के साथ में बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और भगवान की ऐसी मेहरबानी हो जाती है कि मेरे घर पे 4 बेटों ने जन्म लिया। जब 4 बेटों ने जन्म लिया तो मेरी पत्नी और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि अब मेरे बेटे बड़े होंगे, इनकी सर्विस लग जाएगी, मेरे बेटों की शादी होगी, नाती पोते होंगे, घर में चहल पहल होगी, बहुत खुशियां होंगी। तो इसी उम्मीद में हम पति पत्नी दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते थे। और मेरी किराने की दुकान थी और उसी किराने की दुकान को हम चलाते थे, दिन रात मेहनत करते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अच्छी स्कूल में कोचिंग में करवाते थे और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखते थे। मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। यूं ही समय गुजरता जाता है। प्रहलाद बताते हैं कि बेटी जो मेरा बड़ा वाला बेटा था जिसका नाम रजत है, उसने मुझसे कहा कि पिताजी हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा हम पूरा संभव प्रयास करेंगे, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम डॉक्टर बनो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, हम पैसा तुमको देंगे। जिसके चलते मैंने अपने बेटा को खूब पैसा दिया और मेरा बेटा विदेश में चला गया, अमेरिका में चला गया और वहां पे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। बेटा मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया और जो बाकी मेरे 3 बेटे थे वो भी पढ़ाई कर रहे थे। तो बेटा जब डॉक्टर बन गया तो बेटे की शादी भी बहुत अच्छे घराने से हुई, लेकिन जो बहू मेरी आई वो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रही और मेरे बेटा के साथ में अमेरिका चली गई। बेटा जिस दिन से मेरा बेटा अपनी बहू को यानी अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया, उस दिन से उसने पलट के मुझे नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा, मेरी पत्नी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक नहीं आया, एक ने मेरी सुध नहीं ली, कम से कम 3 तो मेरे बेटे हैं। तो मेरा जो दूसरे नंबर का बेटा था रमन, वो ये सोचता था, उसके मन में ये विचार था कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं, जिसके चलते उसने अपने उस एरिया में मेहनत करने शुरू कर दिए। और मेरा छोटा वाला बेटा यानी दूसरे नंबर का बेटा रमन, वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वो इंडिया में ही काम करता है, जिसके चलते उसकी भी शादी एक बहुत अच्छे घराने से हो जाती है। लेकिन मेरा जैसा बड़ा बेटा निकल गया वैसे उससे छोटा वाला बेटा रमन भी निकल गया। वो भी जिस दिन से अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा।
इसके बावजूद भी मैं और मेरी पत्नी खुश थे कि चलो 2 निकल गए ऐसे, लेकिन अभी तो मेरे 2 बेटे हैं, इनके सहारे तो अपनी जिंदगी काट लेंगे। तो मेरा जो तीसरे नंबर का बेटा था, जिसका नाम अमित था, उसका सपना था कि मैं खिलाड़ी बनूं, जिसके चलते वो तरह तरह के टूर्नामेंट में जाने लगा और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। और जब वो बड़ा खिलाड़ी बन गया तो उसने एक खिलाड़ी लड़की से ही शादी कर ली और वो पलट के उसने फिर मुझे नहीं देखा, वो भी नहीं आया। जैसे उसके बड़े भाई निकल गए वैसे वो ही भी निकल गया। इसके बावजूद मैंने सोचा कि चलो मेरा एक बेटा तो अभी है, जो मेरा सबसे छोटा बेटा था सुमित, वो सोचता था कि मैं फिल्मी दुनिया में जाऊं, मैं हीरो बनूं, जिसके चलते वो उस एरिया में काम करने लगा और वो बड़ा अभिनेता बन गया। और उसने वहीं मुंबई में एक हीरोइन से ही शादी कर ली। यहाँ तक कि चारों बेटों ने माता पिता से रिश्ता खत्म कर दिया। जिस दिन से मेरे बेटे घर से निकल गए उस दिन से उन्होंने अपने माता पिता को पलट के नहीं देखा, जिसके चलते मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। क्योंकि मेरी पत्नी ने और मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, नाती पोते होंगे तो मेरी जिंदगी जो है ना खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब मेरी पत्नी बहुत ज्यादा टेंशन करती है, अपने बड़े बेटा से फोन करती, छोटे बेटा से कहती कि बेटा घूम जाओ, तो यहाँ तक कि मेरे एक के बाद एक सारे बेटा ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास में फालतू का समय गुजारने के लिए, तुम क्या जानो समय की कीमत। जैसे तैसे हम अपना किराने की दुकान से ही गुजारा करते रहे, जबकि मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि मैं उस उम्र में जाते जाते भी काम करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटा कामयाब हो जाएंगे तो मेरे सारे काम छूट जाएंगे और आराम से हम चारपाई पे लेटेंगे, लेकिन बेटा मेरे काम नहीं छूटे। और इसी चिंता में मेरी पत्नी बीमार रहने लगी और एक दिन ऐसा आया कि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया तो मैंने अपने सारे बेटों को सूचना करवाई कि भाई तुम्हारी माता का देहांत हो गया है, अब अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाओ। बेटी मेरे चारों बेटों ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। कोई कहता है कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहे हैं, कोई कहता मेरा यहाँ पे खेल चल रहा है, कोई कहता कुछ। यहाँ तक कि किसी ने भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना जरूरी नहीं समझा। गांव के लोगों ने, अनजान लोगों ने मेरी पत्नी को कंधा दिया, अंतिम संस्कार किया। इसके बाद में जब मेरी पत्नी भी चली गई तो अब तो मेरी दुनिया और भी ज्यादा वीरान रहने लगी। इसके बाद जब मैं अकेला रह गया तो मैंने भी कई बार कोशिश की कि मेरे बेटा एक बार मेरे पास में आ जाएं। मैंने काफी सारे लोगों से कह के उनसे संपर्क करवाया, लेकिन मेरे बेटों का यही जवाब था। जो मेरा बेटा अमेरिका में रहता वो कहता है कि तुम जानते हो कि अमेरिका से लेके इंडिया तक का किराया कितना है, फालतू में इतना पैसा हम फूकने के लिए आएंगे। अरे कहीं वृद्धाश्रम चले जाओ, इतने सारे वृद्धाश्रम है, तुम हमारे सर पे नाचोगे क्या। और जब मैंने दूसरे वाले बेटा जो बिजनेसमैन था उससे कहा तो वो भी कहता है कि हम जरूरी मीटिंग से विदेश जा रहे हैं। जो खिलाड़ी था वो कहता है कि मेरा बहुत जरूरी खेल जो है वो चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो चौथा बेटा जो फिल्मी दुनिया में था वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, जिसके चलते कि मेरे बेटा नहीं आए। इन्होंने ये सुध भी नहीं ली कि मेरा एक बाप रह गया अकेले, मेरी माँ भी नहीं, तो मेरे बाप की क्या कंडीशन होगी। जिसके चलते मेरे जो घर परिवार के लोग थे उन्होंने देखा कि इनके बेटा तो आएंगे नहीं, तो उन लोगों ने मेरी दुकान भी हड़प ली। क्योंकि मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं बची, उन्होंने मेरी दुकान भी हड़प ली, मेरी जमीन भी हड़प ली, जो भी चीजें थी सब कुछ हड़प लिया और मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं, कोई साधन नहीं कि मैं क्या करूं, कैसे अपना पेट भरूं। तो मुझे अपने गांव से जब निकाल दिया तो मैं चल देता हूं कि चलो कहीं भीख मांग के खाएंगे। मतलब ये प्रहलाद कहानी बता रहे उस माधुरी को कि हम भीख मांग के खाएंगे, लेकिन हम चल तो देते हैं सोच के, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। मेरा शरीर इतना ज्यादा असमर्थ है कि हम इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, यहाँ से बिल्कुल हम उठ ही नहीं पाने लगे, हिल नहीं पाने लगे। तो यहीं पे बैठे बैठे हम बेटा भीख मांगते हैं, जो भी मुझे जो दे देता है उसी से अपना पेट भर लेते हैं। दोस्तों माधुरी ने जब ये कहानी सुनी प्रहलाद की तो माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। माधुरी ने पहले डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर को बुलाया और प्रहलाद को दवाई दिलाई, खाना खिलाया। इसके बाद जो माधुरी थी वो कहने लगती कि बाबा आज से हम आपकी देख रेख करेंगे, आप मेरे घर पे चलो। लेकिन प्रहलाद ने वहां जाने से मना कर दिया, कहा कि बेटी हम तुम्हारे सामने ही तो रहते हैं, कोई बात नहीं, तुम यहीं मुझे खाने का सामान कुछ दे दिया करना। दोस्तों जो माधुरी थी वो अपने घर पे चली जाती है और उसके जो पति थे वो वकील थे। जब वो शाम को लौट के आते हैं तो माधुरी ने पूरी कहानी अपनी पति विनय को ये बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो दोस्तों माधुरी
माधुरी के पति विनय ने जब ये कहानी सुनी प्रहलाद की तो उनको भी बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो बाबा के पास में जाते हैं। विनय और माधुरी दोनों जाते हैं और प्रहलाद को समझाते हैं और कहते हैं कि बाबा तुम अपने बेटों के नाम केस कर दो, मुकदमा कर दो, कह दो कि मुझे खर्चा चाहिए और एक एक लड़का बारी बारी से मुझे रखे। दोस्तों विनय की और माधुरी की बात मान के प्रहलाद ने अपने चारों बेटों के ऊपर केस कर दिया। दोस्तों केस हो जाता है, इसके बाद वो भी डेट आ जाती है जिस डेट को सबको कोर्ट में जाना था, हाजिर होना था। तो भाई ये बेटा जो प्रहलाद के बेटा जिनके पास टाइम नहीं था, ये सब के सब भागते हैं झल्लाते हुए कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर केस क्यों ठोका, इनको क्या चाहिए था, अगर इनको पैसा चाहिए था मुझे बता देते। और ये जब सब के सब उस कोर्ट में पहुंचते अपने पिताजी को सामने खड़ा हुआ देखते हैं तो पिता तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। पिताजी सोचते हैं कि अपने बेटों को गले लगा दे, लेकिन बेटों ने दुत्कार दिया कि दूर खड़े रहो, मेरे पास बिल्कुल आने की हिम्मत ना करना, ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे केस करने की। तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पिता ये सोच रहे थे कि मेरे बेटा इतने दिन बाद आए, हम इनको सीने से लगा लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों आगे की कार्रवाई होती है। जो वकील थे विनय वो जज साहब से कहते हैं कि जज साहब ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं प्रहलाद, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में, लेकिन इन बच्चों ने अपने पिता को लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो भाई इन पे ये केस है कि बारी बारी से एक निश्चित टाइम के लिए अपने पिता को अपने साथ रखें और निश्चित राशि दें। दोस्तों ये फैसला होता है। इसके बाद जज साहब ने सबसे कहा तो सारे बेटे मान गए, ठीक है मुझे मंजूर है, बिना मन से ऐसे बोले कि जैसे इनका मन नहीं है, कहा ठीक है मुझे मंजूर है। दोस्तों प्रहलाद वही कोर्ट में ही गिर जाते हैं तो माधुरी भाग खड़ी होती, माधुरी के पति भी भाग खड़े होते हैं कि अरे बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ। जैसे ही प्रहलाद को हाथों में उठाया देखा कि प्रहलाद की जान निकल गई है, प्रहलाद इस दुनिया को छोड़ गए हैं। तो भाई वहां पे हंगामा मच जाता है और ये बेटे जो चार मूर्ति बन के खड़े हुए थे, जब इन लोगों ने जाना कि अरे पिताजी की तो मौत हो गई तो ये भागते हैं, लेकिन माधुरी ने कहा कि रुको रुको, देखे बाबा के हाथ में क्या है। दोस्तों प्रहलाद के हाथ में एक कागज था, उस कागज को माधुरी ने लिया और उस कागज को पढ़ा तो माधुरी में सन्न रह जाती है और प्रहलाद के जो बेटा थे उनको वो कागज थमाती है। उस कागज को पढ़ के प्रहलाद के बेटा हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उस कागज में प्रहलाद ने ये लिखा था कि मेरी अंतिम इच्छा थी अपने बेटों को देखने की, आज मेरे बेटा मुझे देखने को मिल गए, मेरे प्राण आराम से निकल गए। लेकिन जज साहब से हम ये विनती करते हैं कि मेरे बेटों से कह देना कि मेरा अंतिम संस्कार ना करें, मेरे शरीर को हाथ ना लगाएं, मुझे कंधा ना दें, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। और ये सारा अधिकार हम विनय को दे रहे हैं। विनय से कहना कि मेरा अंतिम संस्कार करे, जो वकील साहब थे जो माधुरी के पति थे, इनसे कहना कि मेरा अंतिम संस्कार करे, मेरे बेटा मेरे मृत शरीर को हाथ न लगाए। दोस्तों जब ये बात सामने आती है तो बेटा भी चौंक जाते हैं और उस दिन उनको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जज साहब ने उनको ये आदेश दिया कि नहीं तुम इनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे बेटा मेरे शरीर को हाथ ना लगाए। तो दोस्तों इस तरह अनजान लोगों ने प्रहलाद को कंधा दिया, अनजान लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, अनजान लोगों ने उनका क्रियाकलाप किया चार बेटों के होते हुए। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है और उन बेटों को अपनी गलती का एहसास इतना होता है कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। तो आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। चार बेटों को बाप पाल लेता है लेकिन चार बेटे मिलके अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। तो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस तरह का काम ना करिए, इस दुनिया से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे सिवाय अपने अच्छे और बुरे कर्म के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।